Principle of Indian foreign policy. इंटरनेशनल पीस, विश्व शांति। दूसरा, नेम, गुटनिरपेक्षता। थर्ड, पंचशील, फेथ ऑफ यूएनओ, यूएनओ में विश्वास। डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, स्पेशली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक, अगेंस्ट रेसिज्म एंड इंपीरियलिज्म एंड एफ्रो एशियन यूनिटी। मिनट, नस्लवाद व साम्राज्यवाद का विरोध और एफ्रो एशियाई एकता, ये प्रिंसिपल है। ठीक, अब इस प्रिंसिपल को लेकर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक ब्लेम लगता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक, यानी मीन्स आदर्शवादी और यथार्थवादी। बताइए, ये ब्लेम लगता है। इस प्रिंसिपल को देख लें तो इस प्रिंसिपल को देखने के बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक ब्लेम लगाया गया था। क्या कहेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी आइडियलिस्टिक है या रियलिस्टिक? आइडियलिस्टिक, क्योंकि रियलिस्टिक अगर ले लेंगे तो रियलिस्टिक व्यू फॉरेन पॉलिसी को किस पर डिपेंडेंसी मानता है? रियलिस्टिक, इंटरनेशनल रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर कौन है? मार्गेनथाउ। ठीक, मार्गेनथाउ सबसे अधिक किसको इंपॉर्टेंस देता है? किसको देता है? किसको देता है? नेशनल इंटरेस्ट को। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट इज ए पावर, राष्ट्रीय हित शक्ति है। इसलिए मार्गेनथाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ए पावर स्ट्रगल। बट फेलिक्स ग्रास क्या कहते हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द रिलेशन ऑफ इज द स्टडी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। यानी दो व्यू आ गए। एक कहता है, फेलिक्स ग्रास है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टडी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। मार्गेनथाउ कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द रिलेशन पावर स्ट्रगल, शक्ति संघर्ष, विदेश नीति। अब क्वेश्चन यहीं पर थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या भारत की विदेश नीति जो 1948 में पंडित नेहरू के लीडरशिप में बन रही है, पंडित नेहरू जिसके कर्ता धर्ता है, उन्होंने भारत की विदेश नीति को आदर्शवादी बनाया या आइडियलिस्टिक बनाया या रियलिस्टिक बनाया? और अगर आइडियलिस्टिक बनाया तब मैं क्वेश्चन खड़ा करता हूं पंडित नेहरू के ऊपर कि एक थोड़ा सा सिचुएशन आपको हम बताते हैं, बता दे रहे हैं पूरा कहानी क्या थी। ये डिस्प्यूट चल रहा था। ये आपका ये भूटान, और यहां से जनरल तिमैया उस समय इंडियन आर्मी के चीफ थे, और उस समय इंडियन आर्मी की तीनों विंग एक जगह थी। ठीक, इन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर का एनालिसिस किया और पंडित नेहरू को कुछ रिपोर्ट दी यहां से कि चीन जब भी कहीं से आक्रमण करेगा इन्हीं प्लेस से आक्रमण करेगा। ठीक, पंडित नेहरू जनरल तिमैया के इस रिपोर्ट को इग्नोर कर जाते हैं और कहते हैं तुम नहीं जानते हो कि हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक, जनरल तिमैया रिजाइन दे देते हैं। अब इस
इस स्थिति को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक या कई प्रकार के जो विश्लेषक हैं वो पंडित नेहरू का क्रिटिसिज्म करते हैं कि पंडित नेहरू अपने आइडियलिस्टिक व्यू को इंडियन आर्मी पर भी थोपना चाहते थे। यहां तक कहते हैं कि जनरल तिमैया और पंडित नेहरू के बीच हॉट टॉकिंग हो गई और पंडित नेहरू को लगता है कि अगर तीनों सेनाएं एक ही व्यक्ति के अंडर में रहेंगी तो हो सकता है कि इंडियन डेमोक्रेसी पर मिलिट्री रूल आए। इसलिए जैसे ही जनरल तिमैया रिटायर करते हैं वैसे ही पंडित नेहरू तीनों विंगों को अलग अलग कर देते हैं। एक पॉइंट तो ये। दूसरी बात कि जब 1962 में चाइना अटैक करता है भारत पे तो राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण भारतीय पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट में जनरल तिमैया की रिपोर्ट को मांगी जाती है और कहा जाता है कि जनरल तिमैया की रिपोर्ट दिखाई जाए। जब जनरल तिमैया की रिपोर्ट दिखाई जाती है या पार्लियामेंट के पटल पर या टेबल पर जनरल तिमैया की रिपोर्ट रखी तो चीन ठीक उन्हीं स्थानों से अटैक किया था जहां से जनरल तिमैया ने रेड लाइन लगाई है। राम मनोहर लोहिया पंडित नेहरू की चीन पॉलिसी का क्रिटिसिज्म करते हैं और कहते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए भारतीय कंपनियों में, भारतीय उद्योगों में गोले और बंदूक बनने के स्थान पर जूते और चप्पल बनाए जाते हैं। क्या हम जूते और चप्पल से चीनी सेना का मुकाबला करेंगे? ये सब स्थितियां ऐसा था या इस प्रकार की थी कि जो ये प्रिंसिपल है, ये सभी प्रिंसिपल, इसलिए आप लोगों ने कहा कि पंडित नेहरू का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि मित्रता में ही सुरक्षा ढूंढनी है मुझे, और उसी मित्रता में ही उन्होंने पंचशील का मुद्दा देख रहे हैं, वे सोच रहे हैं। वरना एक खुद सोचिए कि 1947 में आप आजाद हो रहे हो, 1949 में चाइना हो रहा है, और चाइना के अस्तित्व में आने के बाद या चाइना के अस्तित्व के बाद चाइना जितने कम समय में अपने आप को डेवलप्ड कर लिया उतना ही समय आप क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे? ये सभी स्थितियां ये क्वेश्चन राइज करती है कि जिन प्रिंसिपल के बेस पर, जिन प्रिंसिपल पर पंडित नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया, क्या वह विदेश नीति आइडियलिस्टिक नहीं दिखती? और क्या आइडियलिस्टिक व्यू से इंटरनेशनल सिनेरियो में कोई भी स्टेट पार्टिसिपेट कर सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन, देयर इज नो इमोशनल रिलेशन, बट इंटरनेशनल रिलेशन इज द प्रैक्टिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन टू नेशन। तो अगर ये स्थिति है, ये सिचुएशन है, तो इस स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि पंडित नेहरू की जो विदेश नीति है वह आइडियलिस्टिक न होकर रियलिस्टिक है? और जब अगर रियलिस्टिक नहीं है तब सवाल खड़ा होता है कि पंडित नेहरू कैम्ब्रिज में पढ़े भी कि कुछ और कर रहे थे। क्योंकि जिस समय पंडित नेहरू कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे वहीं पे तमाम इंटरनेशनल मामलों के जानकार उस समय कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे। तो उस समय मार्गेंथाउ भी उस यूनिवर्सिटी में थे, और मार्गेंथाउ का अगर ये थॉट है तो क्या पंडित नेहरू पढ़े नहीं होंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रियलिस्टिक वे में ही चलता है, गवर्न होता है? ये सब मामले हाइपोथेटिकल है, क्योंकि इसका कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी एविडेंस नहीं है, बस लॉजिकली प्रूफ किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता था, ऐसा है। लेकिन है कि नहीं है इसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है। बस एविडेंस क्या है कि ये इंटरनेशनल इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल है, और इंटरनेशनल, अब इस प्रिंसिपल को लेकर मैंने आप लोगों से बताया भी था कि आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन को फोकस करता है। इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन को फोकस कर रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम पीस एंड कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे। और डीपीएस 51 डीपीएसपी है, और डीपीएसपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। इसका मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार की नीति क्या होगी, भारत सरकार की पॉलिसीज क्या होगी, वह इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। तो अगर इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन भारत सरकार की पॉलिसी है, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन भारत का इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑब्जेक्ट होगा, तो शायद इस ऑब्जेक्ट को लेकर
भारतीय विदेश नीति को इन सिद्धांतों के आधार पर एनालाइज किया गया। लेकिन अब डायमेंशन आपको इन्हीं सिद्धांतों में रियलिस्टिक वैल्यू भी खोजना है। पहली बात, विश्व शांति। ठीक, अगर हम 1950 इंटरनेशनल पोजीशन 1950, तो यहां पर कोल्ड वार है, और कोल्ड वार का जो बेसिक कंसेप्ट है वह है वेपन्स कंपटीशन का। ठीक, अब 1950 में जब भारत एक न्यू स्टेट के रूप में आता है, एक नए राज्य के रूप में आता है, तो भारत के पास मेजर प्रॉब्लम थी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेकर। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए आपके पास कैपिटल भी नहीं है और आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक, और विदाउट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी देयर इज नो गेन ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और कैपिटल और टेक्नोलॉजी चाहे यूएस ब्लॉक दे सकता है, चाहे यूएसएसआर ब्लॉक, और ये दोनों ब्लॉक आपस के कन्फ्लिक्ट में लड़े हुए। इसलिए भारत कहता है कि इंटरनेशनल पीस अगर दिया जाए, इंटरनेशनल पीस, तो इन दोनों के बीच जो टकराव है, कन्फ्लिक्ट है, वह रुक जाएगी। और उस रुक जाने की स्थिति में हम अमेरिका और सोवियत संघ से पूंजी और तकनीक की सहायता लेकर हम अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात कि कोल्ड वार का जो दूसरा डायमेंशन है, वह डायमेंशन है न्यू स्टेट को अपने गुट में पार्टिसिपेट कराना। ठीक, इसलिए नेम को लेकर यह कंसेप्ट रखा जा रहा है कि अगर न्यू स्टेट विश्व के गुटीय राजनीति में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे और अलग से मंच पर रखेंगे, तो इन राष्ट्रों के बीच जो एग्रेशन है नए नए स्टेट को अपने गुट में पार्टिसिपेट करने की, वह एग्रेशन क्या होगा? स्लो हो जाएगा। फिर कोल्ड वार क्या हो सकता है? कोल्ड वार के बीच या कोल्ड वार की जो एग्रेसिव मूवमेंट आ रहा है वह एग्रेसिव नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में फिर हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। पंचशील बेसिकली चाइना के साथ है, इसलिए अगर गुट निरपेक्षता की बात होती है तो गुट निरपेक्षता कहता है, गुट निरपेक्षता का जो प्रिंसिपल है कि कहता है गुट निरपेक्षता कि देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स, ग्रुप इज इक्वल टू कोल्ड वार। ठीक, एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री फॉरेन पॉलिसी, हम स्वतंत्र विदेश नीति का फॉर्मेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि गुट निरपेक्ष राष्ट्र क्या है? न्यू स्टेट है, और ये किसी न किसी इंपीरियलिज्म का क्या है? शिकार है। और इस इंपीरियलिज्म से इन्हें मुक्ति लंबे समय के संघर्ष के बाद मिली है। क्लियर? तो जब लंबे समय के संघर्ष के बाद मिली है और ग्रुप पॉलिटिक्स में अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका पॉलिटिकल डिसीजन कैपेबिलिटी भी इंपैक्ट है। मान लीजिए कि हम ग्रुप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यूएस ब्लॉक में चले जाते हैं या यूएसएसआर ब्लॉक में चले जाते हैं, नाटो के मेंबर बन जाते हैं, सेंटो या सीटो का मेंबर बन जाते हैं, या वार्सा पैक्ट के मेंबर बन जाते हैं, तो हमारी डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी पर, वह उस निर्णय पर अमेरिका या सोवियत संघ का इंपैक्ट बनेगा। तो हमारा पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होगी? डैमेज होगी कि नहीं होगी? ये तो होगी ना कि हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। तो इसलिए नेम कहता है कि हम नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स एंड आई एम द फ्री फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। हम राज्य का स्वतंत्र विदेश नीति बनाएंगे। यानी मीन्स हम जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारा सेल्फ डिसीजन होगा। हम किसी स्टेट के अंडर में आकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इसलिए यहां पर यह भी कहा गया कि नेम दैट इज द सिंबल ऑफ सॉवरेन पोजीशन ऑफ स्टेट, क्योंकि सॉवरेन और सॉवरेंटी इज द सुपर पावर ऑफ द स्टेट और द मॉडर्न एलिमेंट ऑफ द स्टेट। यानी सॉवरेंटी या प्रभुसत्ता राज्य का सर्वोच्च शक्ति है जो किसी भी स्टेट के प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लेगा बल्कि सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटी लेगा। तो इन सभी स्थितियों को लेकर या इन सभी स्थितियों के आधार पर हम यही चीज डिफाइन कर रहे हैं, यही चीज देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हम जो कुछ, तीसरी बात जो सबसे चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह फेथ ऑफ यूएनओ। ठीक, अब यूएनओ का जब कंसेप्ट आता है
तो यूएनओ का कंसेप्ट आया ही क्यों? ठीक, तो एक चीज जान लो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो अंत होता है वह न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के साथ होता है। ठीक, एनिमीज परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई तीसरा वार होता है, तीसरा वर्ल्ड वार होगा, तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होंगे कि नहीं होंगे? न्यूक्लियर वेपन्स की यूज होंगे। और न्यूक्लियर वेपन्स के रिजल्ट ने इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपैक्ट दिखा दिया, जो इंपैक्ट दिखाई पड़ता है, उससे यह लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का अगर न्यूक्लियर वार होता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एक सिनेरियो है। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है वह कहता है कि इंटरनेशनल पीस एंड वारलेस वर्ल्ड का अगर फॉर्मेशन करना है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस एजुकेशन के माध्यम से इंटरनेशनल पीस एंड वारलेस यानी विश्व शांति या युद्ध रहित विश्व की स्थापना की जा सकती। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के राष्ट्रों के समक्ष सबसे बड़ा जो चैलेंज था वह चैलेंज था कि तीसरे वर्ल्ड वार को रोकना, क्योंकि विश्व के सभी राष्ट्र इस बात को अच्छे तरीके से जान रहे थे कि अगर तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो वह न्यूक्लियर वेपन्स से होगा, और न्यूक्लियर वेपन्स कितना घातक है इसका रिजल्ट नागासाकी और हिरोशिमा पर दिख रहा था। इसलिए सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 24 अक्टूबर 1945 इंडिया प्लस 50 स्टेट इक्वल टू 51 स्टेट यूएन चार्टर पर सिग्नेचर करते हैं और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाती है। और इस संयुक्त राष्ट्र को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इंटरनेशनल पीस, और इस कंसेप्ट पर एक कंसेप्ट था कि ऑल इज वन एंड वन इज ऑल, सभी एक के लिए, एक सब के लिए। ये कंसेप्ट है आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी का, और इसी कंसेप्ट को लेकर नाटो भी बना है, इसी कंसेप्ट को लेकर वार्सा पैक्ट भी बनता है, इसी कंसेप्ट को लेकर इंडिया यूएसएसआर 20 इयर्स की पीसफुल, जिसमें 20 इयर्स की पीसफुल ट्रीटी में कहा गया ना कि अगर भारत पर आक्रमण होगा तो वह आक्रमण सोवियत संघ पर माना जाएगा, और अगर सोवियत संघ पर अटैक होगा तो वह आक्रमण, तो सोवियत संघ पर कोई अटैक कर सकता था, अटैक कहां हो सकता था? इंडिया पर। यहीं पर श्रीमती गांधी अपनी विदेश नीति को डिप्लोमेटिक बना देती हैं और कहती हैं कि पंडित नेहरू से अच्छी रियलिस्टिक डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी। ठीक, तो इन सभी स्थितियों पर या इस सिचुएशन को लेकर जो रिजल्ट निकल रहा था वो रिजल्ट यही है कि हम पीसफुल मेथड से, अब एक पॉइंट और ले लेते हैं यहां पर, डिसआर्मामेंट का। डिसआर्मामेंट का मतलब स्पेशली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात हो रही है। अगर मान लो हम डिसआर्मामेंट का सपोर्ट नहीं करते तो हम भी न्यूक्लियर वेपन्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते, और न्यूक्लियर वेपन्स के फॉर्मेशन में अगर हम पार्टिसिपेट कर जाते तो क्या होता? इग्नोर ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हम शस्त्रों के होड़ में आ जाते, वेपन्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते, तो रिजल्ट यही होगा ना कि हम वेपन्स को इंपॉर्टेंस देंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को इग्नोर कर जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक जब आपको हम ये बताएंगे न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पर 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट क्या है? सिक्योरिटी, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, तीसरा साइबर सिक्योरिटी, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा। अगर इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है तो सिक्योरिटी के लिए क्या है? हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे एंड वेपन्स को गेन करेंगे, कि बिना सुरक्षा के, बिना अस्त्र शस्त्र वेपन्स के, बिना कैपेसिटी के कोई भी स्टेट अपनी सिक्योरिटी या अपनी सुरक्षा को इंपॉर्टेंस दे पाएगा। साइबर सिक्योरिटी
प्रेजेंट टाइम में है, यानी आईटी सेक्टर का इस समय है। और इस समय मैक्सिमम यानी मीन्स कि आईटी सेक्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर कि कभी भी साइबर सिक्योरिटी को, या इस तरह से कह लो कि कोई भी एक ऐसा नहीं है जहां पर आईटी का यूज ना हो। और हैकर्स हैकर्स तमाम गवर्नमेंट की फाइलों को या टॉप सीक्रेट फाइलों को हैक करके इंडियन सिक्योरिटी में क्या मान लेते हैं, सेध लगा देते हैं। ठीक, अब ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में इंडिया भी अमेरिका के साथ कोऑपरेशन करके, या कोऑपरेशन अमेरिका जैसे साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को या फोरम का डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दिया जा सके। अब ये सुरक्षा के डिफरेंट डायमेंशन हो गए। तो जब सुरक्षा के डिफरेंट डायमेंशन हैं, सुरक्षा के डिफरेंट स्थिति है, और कोई भी स्टेट अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर पाता है, कोई भी स्टेट अपनी सुरक्षा को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता है, तो इस स्थिति में राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी कहां पर सक्सेस है। इसलिए सवाल यही खड़ा हुआ कि पंडित नेहरू जिन प्रिंसिपल के बेस पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फॉर्मेशन किया, और उस पॉलिसी ने 42,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन अगर चाइना के कब्जे में कर लिया, तो क्वेश्चन यही खड़ा हो जाता है कि आपकी विदेश नीति सक्सेस है या फेल्योर है। यहीं पर हम दूसरा सवाल खड़ा करते हैं। पंडित नेहरू ने ठीक कहा, डायमेंशन अपना, उनकी अपनी थिंकिंग थी कि आई एम नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स। ठीक, हम ग्रुप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये ठीक है, सही है। हम शीत युद्ध में नहीं जाएंगे, हम अपनी पॉलिटिकल डिसीजन कैपेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, हम अपनी लिबर्टी को मेंटेन करना चाहते हैं, ये सब सही है, अपनी जगह पर 100% सही है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम। लेकिन हम दूसरा डायमेंशन करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दें स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया अमेरिकी गुट में चला जाता या सोवियत गुट में चला जाता, भारत के 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चाइना कब्जा कर पाता। क्वेश्चन खड़ा हुआ कि नहीं। चाइना अमेरिकी गुट का सदस्य होने के साथ साथ अमेरिकी गुट का मेंबर बना, और अमेरिकी गुट का मेंबर बनने के बाद तमाम टेक्निकल एंड कैपिटल का कोऑपरेशन पाया, सहयोग ले लिया, और सहयोग लेने के बाद आज आपसे कितना आगे निकल गया। तो अगर इंडिया भी ग्रुप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर जाती, और उस समय इंडिया के लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, अमेरिका भारत को या इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस देता कि इंडिया कभी सोचा भी नहीं था कि इतना इंपॉर्टेंस मिलता, और वह है यूएस फॉरेन पॉलिसी। और यूएस फॉरेन पॉलिसी में एक प्लान है ट्रूमैन प्लान, और ट्रूमैन प्लान लगभग 30 साल तक, दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी। और इसमें क्या है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकना। ठीक, अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यहां पर यूएसएसआर है, यहां पर चाइना है, इन दोनों के, और यहां पर इंडिया है। अगर इंडिया अमेरिकी गुट में आ जाता, तो अमेरिका को अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए बहुत बड़ा एक प्लेस मिल जाता कि नहीं। और ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत को इकोनॉमिकल एंड वेपन सपोर्ट करता कि नहीं। इसलिए जानते हैं क्या हुआ, 1962 का युद्ध होता है, और इस युद्ध में चाइना के साथ जब युद्ध होता है, तो अमेरिका ने आपकी बहुत बड़ी मदद की थी वेपन्स के मामले में, और यह दिखाना चाहता था कि भारतीय हितों की सुरक्षा अमेरिकी गुट के साथ। फिर भी भारत सोवियत संघ के गुट के साथ चला जाता है, समझ रहे। तो इन सभी स्थितियों को लेकर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, या जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, वह यही है कि हम नेम पॉलिसीज को एडॉप्ट करके हमें मिला क्या। हम आदर्श के या आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी बनाकर हम क्या गेन कर पाए। हम अपनी सॉवरेंटी को भी लूज किए, अपने कैपेबिलिटी को भी लूज किए, अपने कैपेसिटी को भी लूज किए, अपने बाउंड्री को भी सिक्योर नहीं कर पाए। तो पंडित नेहरू के नेतृत्व में, पंडित नेहरू की लीडरशिप में जो फॉरेन पॉलिसी बनी है, वह कहां पर सक्सेस है। ये बेसिक चीज थी। इसलिए क्वेश्चन खड़ा, यही रीजन था
इसलिए कंसेप्ट आता है 1998 में रशियन प्राइम मिनिस्टर थे प्रेमिको, वो इंडिया विजिट पर आते हैं। ठीक, यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका है, अमेरिका सुपर पावर हो गया है और अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर विश्व के अनेक राष्ट्रों को या राष्ट्रों के इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं? तो अगर इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर कर रहा है या इंटरनेशनल मामलों में, तो रसिया का मानना था कि अगर अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को अगर हम नहीं रोक पाते हैं तो अमेरिका अपनी दादागिरी विश्व पर दिखाएगा। इसलिए अगर अमेरिकी दादागिरी को रोकना है तो अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल स्टेट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वह अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सके। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगुलर की बात की और उस स्ट्रेटेजिक ट्रायंगुलर में रसिया है, चाइना है और इंडिया है, अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए। क्योंकि इंडिया के किसी भी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी में, विश्व के किसी भी राष्ट्र में, अब दूसरा डायमेंशन समझ ले कि रसिया का ऑब्जेक्ट था कि अमेरिकी प्रभाव को रोकने के लिए एक स्ट्रेटेजिकल ट्रायंगुलर बनाया जाए, सामरिक त्रिकोण बनाया जाए। अब इस त्रिकोण या ट्रायंगुलर के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि तीनों स्टेट यानी रसिया, चाइना और इंडिया जियोग्राफिकल अटैचमेंट है। ठीक, उसी प्रकार अगर रसिया, चाइना और पाकिस्तान का ट्रायंगुलर बनेगा तो ये भी तो जियोग्राफिकल अटैच हैं, भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं कि नहीं? और वो भी किससे? आपके अर्थ रिलेशन से है, पृथ्वी से है, भूमि लैंड रिलेशन से बने हैं। तो इन सभी स्थितियों के कारण भारत की स्थिति, भारत की सिचुएशन ऐसी ही है। इसलिए अगर हम जब जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिकल मुद्दे की बात करते हैं या जियो इकोनॉमिकल इश्यूज की बात करते, पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं, तो जो सिचुएशन है वह सिचुएशन इस तरह से है कि ये यहां से हम आसियान के तरफ जा रहे हैं, यहां से हम वेस्ट के तरफ जा रहे हैं और यहां से पाकिस्तान और यहां से चाइना। तो चाइना के साथ रिलेशन डेवलप करने के लिए नाथुला दर्रा खोला गया और यहां से रिलेशन करने के लिए हम बाघा बॉर्डर खोलते हैं। तो ये सब स्थितियां हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो में फिर भी प्रेजेंट टाइम की सरकार या प्रेजेंट टाइम की जो मोदी की सरकार है वह रियलिस्टिक थॉट को ज्यादा डिपेंडेंसी देती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और उस भारत की कैपेबिलिटी को डेवलप कर रही है। ठीक है, और यही रीजन है कि 2024 में क्लियर मेजोरिटी न गेन होने के बावजूद भी अभी ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान को छोड़कर भारत अपने सभी नेबर कंट्री के स्टेट को क्या किया है? इनवाइट किया था, जिसके कारण इस सरकार ने भी अपनी विदेश नीति में क्लियर इंफॉर्मेशन दे दिया कि हम पड़ोसी राष्ट्रों को इंपॉर्टेंस देंगे, अपने रिलेशन को इंपॉर्टेंस देंगे और इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है कि इस क्षेत्र में जैसे सपोज है साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में इंडिया जियोग्राफिकल एरिया में, पॉलिटिकल एरिया में, इकोनॉमिकल एरिया में, स्ट्रेटेजिकल एरिया में एक पावरफुल स्टेट है। ठीक, अब इंडिया के यहां पर मालदीव है, यहां पर श्रीलंका है, यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर भूटान है, यहां पर नेपाल है, यहां पर पाकिस्तान है, यहां पर अफगानिस्तान है। ठीक, अब इस क्षेत्र में इंडिया के पावर अगर बढ़ रहे हैं तो इंडिया इन पड़ोसी राष्ट्रों को लगता है कि इस क्षेत्र में इंडिया का अगर पावर बढ़ रहा है तो इंडिया हमारे इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर करेगा।
इसलिए अभी कल की न्यूज है कि नेपाल में ओली प्रधानमंत्री बनते हैं और ओली चाइना सपोर्ट पर्सन है। अभी मालदीव में जो राष्ट्रपति हैं वो चाइना के सपोर्ट में है। पाकिस्तान को चाहे कुछ भी कर लो वो चाइना में ही जाएगा। तो ये सब करने का मतलब चाइना की पॉलिसी ये है कि अगर इस क्षेत्र में इंडिया ग्रो करता है, चाहे वो इकोनॉमिकल रूप में, चाहे पॉलिटिकली रूप में, चाहे स्ट्रेटेजिकल रूप में, तो इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए चाइना चाहता है कि इस क्षेत्र में, यानी एशिया में सिर्फ एक ही पावर है और वह पावर चाइना है। इंडिया कहता है कि एशिया में सिर्फ एक पावर चाइना नहीं है बल्कि 3 पावर हैं, इंडिया, चाइना एंड जापान। ठीक, इसलिए पूरी की पूरी पॉलिसी चेक एंड बैलेंस पर चल रही है।